नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। जीएसटी के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा साफ, डुअल कंट्रोल पर बनी सहमति। एफएम को उम्मीद 1 जुलाई से लागू होगा जीएसटी। तीसरी तिमाही में रिलायंस को रिकॉर्ड मुनाफा। आरआईएल चेयरमैन मुकेश अंबानी बोले, मुश्किल वक्त में भी कंपनी ने किया बेहतरीन प्रदर्शन। अब एटीएम से निकलेंगे 10,000 रुपए, लेकिन हफ्ते में वही 24,000 करंट अकाउंट से निकाले जा सकेंगे 1 लाख रुपए। ग्रोथ पर भारी पड़ेगी नोटबंदी। आईएमएफ ने 2016-17 का ग्रोथ अनुमान 7.6% से घटाकर 6.6% किया। सरकारी नवरत्न कंपनियों में निवेश का सुनहरा मौका। कल से 20 जनवरी तक खुला रहेगा सीपीएसई ईटीएफ। छोटे निवेशकों को 5% का डिस्काउंट। हल्की मजबूती के साथ शेयर बाजार ने की हफ्ते की शुरुआत। निफ्टी 8,400 के ऊपर टिका। बैंक शेयरों में आज रही अच्छी मजबूती। पापा की साइकिल पर अखिलेश का कब्जा। चुनाव आयोग का फैसला, समाजवादी पार्टी और साइकिल चुनाव चिन्ह पर मुलायम कैंप का हक नहीं। बजट में स्टार्टअप्स के लिए राहत का ऐलान संभव, बढ़ाई जा सकती है इनकम टैक्स छूट की अवधि। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। बुलेटिन की शुरुआत राहत की एक बड़ी खबर के साथ। अब आप अपने एटीएम से एक दिन में 10,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। आरबीआई ने विड्रॉल लिमिट के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इससे पहले एटीएम से पैसे निकालने की सीमा 4,500 रुपए थी, लेकिन अभी भी एटीएम से हफ्ते में 24,000 की लिमिट को खत्म नहीं किया गया है। आरबीआई ने करंट अकाउंट के लिए हफ्ते में निकासी की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स के लिए हम बात करेंगे अपने बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या से। प्रदीप, ये बताइए कि अब जो ये विड्रॉल लिमिट है इसे बढ़ा दिया गया है, कितनी बड़ी राहत इसे हम माने, क्योंकि हफ्ते में अभी भी 24,000 से ज्यादा नहीं निकल सकते। देखिए, दो बातें अलग अलग हैं। आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट है या करंट अकाउंट है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना पैसा निकाल पाएंगे। अगर आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट है तो इस वक्त आप हफ्ते में 24,000 रुपए निकाल सकते हैं, और उसी लिमिट के अंदर आपको ये हक था कि आप हर रोज 4,500 रुपए तक एटीएम से जाकर निकाल सकते थे, और पूरे हफ्ते में 24,000 एटीएम और बैंक से मिलाकर कुल निकाले जा सकते थे। अब उसमें फर्क सिर्फ इतना है कि आप एक बार में 10,000 रुपए निकाल लेंगे। यानी अभी तक हर रोज आपको 4,400 या 4,500 रुपए निकालने जाना पड़ता था, उसकी जगह आप एक बार में 10,000 निकालेंगे तो जो वीकली लिमिट है वो 3 ट्रांजैक्शन में एग्जॉस्ट हो जाएगी। जो ओवरऑल लिमिट है, किसी भी हफ्ते के अंदर एक सेविंग बैंक अकाउंट से आप 24,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकते, उस सीमा को नहीं बढ़ाया गया है। लेकिन कारोबारियों के लिए जरूर अच्छी खबर है। करंट अकाउंट से जो विड्रॉवल की लिमिट बढ़ाने की मांग लगातार लोग कर रहे थे कि कैश ट्रांजैक्शन कई एक धंधे में काफी ज्यादा होता है, और ऐसे बिजनेसेस के लिए जो लिमिट थी 50,000 रुपए हफ्ते की, वो काफी कम है, उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। तो करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए यहां पर ओवरऑल लिमिट बढ़ाई गई है। सेविंग बैंक के लिए ओवरऑल लिमिट नहीं बढ़ी, हफ्ते भर में आप 24,000 ही निकाल पाएंगे, लेकिन एक दिन में कार्ड से एटीएम के जरिए आप पैसे निकाल पाएंगे। तो आपको ज्यादा पैसों की जरूरत हो तो वो भी एटीएम से पूरी होगी, उसके लिए ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं। तो बड़ी राहत की खबर आम लोगों के लिए भी, व्यापारियों के लिए भी। अब एटीएम से एक दिन में एक बार में निकालिए 10,000, और जिनके पास है करंट अकाउंट्स उनको 1 लाख रुपए तक अब विड्रॉल की सीमा दे दी गई है। अब निवेशकों के लिए भी एक बड़ी खबर। निवेशकों के लिए शेयर बाजार में पैसे बनाने का एक बड़ा मौका आ रहा है। कल से सरकारी कंपनियों का ईटीएफ खुलने वाला है। इस ईटीएफ में 10 बड़ी सरकारी कंपनियों के शेयर शामिल किए जाएंगे। रिटेल निवेशकों को शुरू में ही 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा। सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी आपको बता रहे हैं कि क्यों आखिर इसमें आपको पैसा लगाना चाहिए। बिल्कुल, और इस ईटीएफ में कमाई होने के पूरे आसार है। खासतौर से 10 बेहतरीन सरकारी कंपनियां जो अच्छा डिविडेंड देने के लिए जानी जाती है। पिछले कई सालों में, पिछले 8 सालों में देखें तो कमोबेश 4% के आसपास का डिविडेंड यील्ड इन कंपनियों का रहा है। और अब जब बातें ये कही जा रही कि पेट्रोलियम मिनिस्टर ने सरकार से कहा है, इन कंपनियों से कहा है कि आप अपना डिविडेंड दुगुना करें, खासतौर से पेट्रोलियम सेक्टर की कंपनियों को, तो संभावना पूरी बनती कि डिविडेंड और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखे। तो पहला तो फायदा टैक्स फ्री डिविडेंड का होगा। दूसरा फायदा ये कि सरकार ने कहा है, डाइवेस्टमेंट मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये जो ईटीएफ है ये 5% डिस्काउंट पर होगा। यानी कि आपके लिए बाजार में चाहे पीएसयू स्टॉक्स काफी भाग चुके हों, लेकिन 5% के नीचे की कुशन कम से कम हो जाती है। यानी कि यहां से निफ्टी 8,000 के लेवल तक भी आए तो कमोबेश आप ये कह सकते हैं कि इन शेयरों में आपको नुकसान नहीं होगा। तो थोड़ी नीचे की रिस्क कवर होती हुई दिख रही है। अब पिछले 2 सालों में जब ये पहला ईटीएफ लॉन्च हुआ था
तब हुआ ये कि 2 सालों में सेंसेक्स और निफ्टी ने सालाना 7.5% की दर से रिटर्न दिया, यानी कि 2 साल में लगभग 15% के आसपास। पहला ETF ये जो लॉन्च हुआ था वो मार्च 2014 में आया था, जबकि इस ETF ने लगभग डबल यानी कि 30% के रिटर्न दिए। तो ओवरऑल अच्छी कमाई के आसार है। अब भी ये जो 10 कंपनियां हैं ये निफ्टी के वैल्यूएशन के मुकाबले में आधे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है, यानी कि तेजी की संभावना बनती है। तो अगर आपको सरकारी कंपनियों पर भरोसा है, सरकार पर भरोसा, अच्छा टैक्स फ्री डिविडेंड लेने की आप इच्छा रखते हैं, तो फिर आपके लिए एक अच्छा निवेश साबित हो सकता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि चूंकि डिस्काउंट जो है 5% का है, लॉयल्टी यूनिट्स इस बार नहीं मिलेंगी, तो आप ये मानकर चलें कि बाजार के मूड के साथ ऊपर नीचे तो होगा, लेकिन अगर आपका कम से कम 1 साल और अधिकतम 3 साल से ज्यादा का नजरिया है तो फिर ये ETF आपको पैसा बनाकर दे सकता है। और यही वजह है कि हम रिटेल इन्वेस्टर्स को इस बात के लिए रिकमेंड कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि इस ETF में लॉन्ग टर्म के लिहाज से एक बार पैसा लगाने का मौका देखा जा सकता है। लिस्ट होने के बाद ये स्टॉक एक्सचेंज पर होगा, आप बिल्कुल दूसरे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की तरह, सेंसेक्स निफ्टी की तरह इसमें ट्रेड कर पाएंगे। जब भी खरीदना हो, जब भी बेचना हो, ये मौका बाद में भी मिलेगा। राइट। और विनिवेश सचिव नीरज कुमार गुप्ता के मुताबिक निवेशकों को CPSE ETF में इक्विटी और म्यूचुअल फंड दोनों के फायदे मिलेंगे। CPSE ETF को अगर आप देखें कि अट्रैक्टिव क्यों है, तो इसमें इक्विटी और म्यूचुअल फंड दोनों के लाभ एक ही जगह निहित हो जाते हैं। जो इक्विटी है वो रोज ट्रेड कर सकते हैं, रोज आप वॉच कर सकते हैं। इसी तरह ETF को भी आप रोज ट्रेड कर सकते हैं, रोज वॉच कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें एक बास्केट ऑफ इक्विटीज होता है, 10 कंपनियों की इक्विटी है, तो इसलिए इसमें रिस्क कम है, इसके रिटर्न्स मोर स्टेबल हैं, इनकी वॉलेटिलिटी भी कम है। मार्केट ऊपर नीचे जाता है तो ये कम ऊपर नीचे जाता है। इसलिए ये ऐसे इन्वेस्टर्स को जो एक मीडियम टर्म में अपना इन्वेस्टमेंट चाहते हैं और चाहते हैं कि अच्छा रिटर्न उनको मिले, उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। सरकार इस ETF के जरिए 4,500 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। अच्छी बात यह है कि इसमें छोटे निवेशकों को, जैसे हमने कहा, 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा। लेकिन कैसा है ये ETF और निवेशक इसमें किस तरह से निवेश कर सकते हैं, खुद बता रहे हैं रिलायंस म्यूचुअल फंड के CIO इक्विटी सुनील सिंघानिया। तो 10 कंपनियों को चुना गया है। ये 10 कंपनियों की लास्ट 8 साल में से 7 साल 4% की डिविडेंड डील रही है। ये काफी बड़ी कंपनियां हैं, ऑलमोस्ट अपने अपने सेक्टर में लार्जेस्ट या मोनोपोली है, और इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है। तो एक पूरा उसका एक बास्केट बनाया गया है ताकि एक इन्वेस्टमेंट से आपको 10 की 10 कंपनियों में निवेश करने का मौका मिल सके। इसमें जैसे मैंने कहा, डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट 4% है और अपफ्रंट डिस्काउंट भी 5% है। तो आई थिंक ये इन्वेस्टरों के लिए काफी एक इस सिनारियो में जहां इंटरेस्ट रेट 6% है, एक अच्छा एक ऑप्शन तैयार हुआ है। तो अच्छा मौका कल निवेशकों के लिए बढ़िया निवेश करने का PSU ETF में। आगे बढ़ते हैं। आखिरकार डुअल कंट्रोल पर सहमति बनी है और GST की बात आगे बढ़ गई है। GST काउंसिल की बैठक के बाद आज वित्त मंत्री ने कहा कि अब 1 जुलाई तक GST लागू करने की कोशिश की जाएगी। डुअल कंट्रोल पर यह तय हुआ है कि 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले करदाताओं में से 90% के असेसमेंट का अधिकार राज्यों को होगा, जबकि 1.5 करोड़ से ऊपर वाले टर्नओवर वाले जितने भी करदाता होंगे उनमें असेसमेंट के लिए केंद्र और राज्यों के बीच इसे आधा आधा बांट दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि IGST लगाने का अधिकार केंद्र के पास ही होगा। The states would do 50% of the assessees above 1.5 crore turnover and 90% of those below 1.5 crores turnover. The center would do 50% of those above 5 crore turnover, above 1.5 crore turnover, and 10% of the assessees below the 1.5 crore turnover. तो GST पर आज की इस बैठक के बारे में और जानकारी के लिए अब हम बात करेंगे CNBC आवाज के ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, अब क्या लग रहा है, बजट सत्र में क्या GST से जुड़े सभी बिल पास हो जाएंगे आज की बैठक के बाद? संसद के बजट सत्र में इन 3 बिलों को पारित होने की संभावना अभी भी बनी हुई है, क्योंकि GST काउंसिल में 3 बिलों को मंजूरी तो नहीं मिली है, लेकिन 3 बिलों पर सहमति कमोबेश बन गई है। 13-14 मुद्दे हैं जिस पर कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं, उसे दूर कर लिया जाएगा और काफी हद तक संभावना है कि 18 फरवरी को जब GST काउंसिल की अगली बैठक होगी तो वहां पर 3 बिलों को मंजूरी मिल जाए। उसके बाद संसद का जो बजट सत्र का दूसरा हिस्सा है, इस दूसरे हिस्से में इन 3 बिलों को मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है। तो काफी हद तक कह सकते हैं कि बजट सत्र में
में जीएसटी जुड़े हुए तीनों बिल सीजीएसटी, आईजीएसटी और स्टेट जीएसटी को मंजूरी मिल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा अब ये उठेगा कि जीएसटी के तहत टैक्स के रेट क्या क्या होते हैं, किस सामान पर कितना टैक्स लिया जाता है, कौन सामान पर टैक्स ज्यादा किया जाता है, किस सामान पर टैक्स कम किया जाता है। अब मुझे लगता है केंद्र और राज्य के बीच विवाद का अगला सबसे बड़ा मुद्दा यही होने वाला है। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया। वहीं सीएनबीसी आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा कि जीएसटी पास कराने के लिए भी काफी काम बाकी है। क्रॉस एम्पावरमेंट पे काफी दिनों से मुद्दा अटका पड़ा, उस पर किस तरह की सहमति बनी है? आज मैं ये बोलना चाहता हूं कि राज्यों के जो एफर्ट था वो आज कामयाब हुआ है। वहां पर किस तरह की सहमति बनी? में क्रॉस एम्पावरमेंट रहेगी। किस तरह से रहेगा उसका इसके मतलब केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार की जो क्रॉस एम्पावरमेंट के मॉडल होगा उसमें इक्वल हिस्सा दोनों को होगी आईजीएसटी में। वैसे अगर जो आप लोगों की डिमांड थी कि 1.5 करोड़ रुपए जो टर्नओवर वाले हैं उस पर सिर्फ और सिर्फ राज्य का नियंत्रण हो, क्या इस पर सहमति बनी? 1.5 करोड़ के नीचे 90% राज्यों के पास रहेगा, 10% वो भी केवल सर्विस टैक्स केंद्रीय सरकार ले सकता है। मैं इससे सहमत नहीं हुआ, मैं डिसेंट नोट दिया हूं। 3 बिल जो आईजीएसटी, सीजीएसटी, स्टेट जीएसटी, तीनों बिल को काउंसिल से मंजूरी मिल गई, अब ये कहना सही होगा? बहुत कुछ बाकी है। जैसे मैंने चिट्ठी लिखा माननीय वित्त मंत्री को, केंद्र को, 13 चीज आज तक फैसला नहीं हुआ है ये लॉ के बारे में, केवल लॉ के बारे में। अगर इन 13 चीज को फैसला किए तो इस बिल को मंजूरी मिल सकती है? केवल 13 चीज नहीं, एपेलेट अथॉरिटी के फैसला नहीं हुआ है। अभी लॉ कमेटी मिलेगी, उसके ऊपर विचार करेगी। और अब बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों की। तीसरे तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने नतीजे उम्मीद से बेहतर दिए हैं। कंपनी ने रिकॉर्ड मुनाफा पेश किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टैंड अलोन मुनाफा 4.1% बढ़कर 8,022 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। वहीं आय करीब 3.5% बढ़कर 66,000 करोड़ के पार गई है। कंपनी का स्टैंड अलोन एबिटा भी 10,555 करोड़ से बढ़कर 10,604 करोड़ रुपए हो गया है। हालांकि रिलायंस का ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन यानी जीआरएम उम्मीद से थोड़ा कम रहा है। जीआरएम $10.1 के मुकाबले $10.80 पर, माफ कीजिए, $10.80 रहा है। आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा है कि मुश्किल हालात के बाद भी कंपनी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। आरआईएल के सीएफओ आलोक अग्रवाल का कहना है कि हाइड्रोकार्बन बिजनेस में अच्छे प्रदर्शन से इस तिमाही में कंपनी ने शानदार नतीजे पेश किए हैं। Our hydrocarbon business had record financial performance and a standalone profit of 8,022 crores is not just a quarterly record, it's the first time our net profits on a standalone basis have exceeded 8,000 crores. On a consolidated basis, excluding exceptionals, we also have another record in profits at 7,506 crores. इस नतीजे के बाद जियोजीत बीएनपी पारिवार के गौरांग शाह ने आरआईएल में निवेश की सलाह दी है। उनका कहना है कि कंपनी में लंबी अवधि का निवेश फायदेमंद है। पॉजिटिव कवरेज है, हमारी खरीदारी की राय निश्चित तौर पर बरकरार है। जीआरएम्स को लेकर के जो बाजार को आकलन था वो 11.50 का था और वो आंकड़ा आकर के खड़ा हुआ है 8.80। अब जिस तरीके से कच्चे तेल के दामों में वो वोलेटिलिटी हुई है और उठापटक हुई है, ये 10.08 का जो आंकड़ा है जीआरएम में आया है वो मेरे हिसाब से बुरा नहीं है या इतना बुरा नहीं है। और हम आपको बता दें कि इस वक्त आप जो चैनल देख रहे हैं यानी सीएनबीसी आवाज, वो नेटवर्क 18 या टीवी 18 का चैनल है जिसका स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। अब बात करेंगे शेयर बाजार की, जहां आज बढ़त के साथ हफ्ते की शुरुआत हुई है। हालांकि बाजार हल्की गिरावट के साथ खुले थे, लेकिन बैंक और मेटल शेयरों में अच्छी खरीदारी से बाजार 8,400 के ऊपर टिकने में कामयाब रहा। खासकर सरकारी बैंक शेयरों में जोरदार खरीदारी रही। दूसरी ओर आईटी और एनर्जी सेक्टर के शेयरों में बिकवाली का दबाव रहा। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स में 12 और निफ्टी में 50 पॉइंट की हल्की बढ़त रही। और बजट में स्टार्टअप्स के लिए मिल सकती है बड़ी राहत, बताएंगे सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर इस ब्रेक के बाद।
बजट बस आने ही वाला है और हर साल की तरह बजट इस बार भी सबसे बड़ी कवरेज और गहरा विश्लेषण बजट का आप देख सकते हैं CNBC आवाज पर। अगले महीने पेश होने वाले बजट में सरकार स्टार्टअप्स को एक बड़ी रियायत दे सकती है। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक स्टार्टअप्स को 3 साल की बजाय 7 साल तक इनकम टैक्स छूट मिल सकती है। देखिए ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय की एक खास रिपोर्ट। छोटी पूंजी के साथ बड़े अरमान लेकर कारोबार शुरू करने वाले इन स्टार्टअप्स को अगले महीने बड़ी राहत मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार बजट में स्टार्टअप्स को 5 या 7 साल तक के लिए इनकम टैक्स से छूट दे सकती है। फिलहाल इन्हें 3 साल तक के लिए ही छूट मिलती है। उद्योग मंत्रालय ने 7 साल तक के लिए इनकम टैक्स छूट देने की मांग की है। उद्योग मंत्रालय की दलील है कि शुरू के 3 साल में शायद ही कोई स्टार्टअप मुनाफे में आता है। ऐसे में सिर्फ 3 साल तक के लिए इनकम टैक्स छूट देने का फायदा उन्हें नहीं मिल पाता, इसलिए इनकम टैक्स छूट की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। इसके अलावा 1 अप्रैल 2016 से पहले कारोबार शुरू करने वाले स्टार्टअप्स को भी टैक्स छूट का हकदार बनाया जा सकता है। फिलहाल 1 अप्रैल 2016 के बाद वालों को ही टैक्स छूट मिलती है। इतना ही नहीं, इनके लिए सर्विस टैक्स में भी रियायत मिल सकती है। इसका भी सुझाव पहले से ही फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास है और हम इंतजार करना है कि फाइनेंस मिनिस्टर कुछ घोषणा करेंगे इसके ऊपर। उद्योग मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक स्टार्टअप्स की तरफ से कुल 1368 आवेदन सरकार के पास आए थे, जिनमें से सिर्फ 111 टैक्स छूट के हकदार पाए गए और इनमें से सिर्फ 8 स्टार्टअप्स को टैक्स छूट की मंजूरी मिल पाई। शायद यही वजह है कि स्टार्टअप्स भी टैक्स छूट का दायरा बढ़ाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। We support from the government is very well, and we are think about tax benefit and industrial policy and other things will supported from the government. Small scales में जो firms हैं, उन firms को भी कुछ tax benefits इस तरह से मिल सके जो कि अभी present conditions में नहीं है। उद्योग मंत्रालय का मानना है कि टैक्स छूट का दायरा बढ़ाने के बावजूद इसके दुरुपयोग की संभावना कम है, क्योंकि टैक्स छूट पाने के लिए स्टार्टअप्स को काफी कठोर शर्तों से गुजरना पड़ता है। रोहन सिंह के साथ लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। नोटबंदी जैसे फैसले के कारण आने वाले 2 वित्तीय वर्ष में भारत की ग्रोथ को तगड़ा झटका लग सकता है। IMF ने वित्त वर्ष 2016-17 और 17-18 के लिए भारत का ग्रोथ अनुमान घटा दिया है। वित्त वर्ष 2016-17 का ग्रोथ अनुमान 7.6% से घटाकर 6.6%, जबकि 17-18 के लिए ग्रोथ अनुमान 7.6% से घटाकर 7.2% कर दिया है। इससे उलट चीन का ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर 6.5% कर दिया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक और बुरी खबर है। करीब 79 विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भारत को 60वां स्थान मिला है। WEF की ओर से जारी इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 217 में कहा गया है कि ज्यादातर देशों में जिस तरह की पॉलिसी बन रही है वो ग्रोथ मॉडल को बेहतर करने में नाकाफी है। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में भारत को चीन और पाकिस्तान से भी नीचे रखा गया है। दुनिया की आधी आबादी के पास जितना पैसा है उतना सिर्फ 8 लोगों के पास है। इन अमीर लोगों में एक हैं माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, दूसरे मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस, वॉरेन बफे, अमियंसो ऑर्टेगा, कॉर्लिस स्लिम, लेरी एलिसन और माइकल ब्लूमबर्ग। ऑक्सफैम की ओर से जारी इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में भी केवल 1% लोगों के पास देश का 58% धन है। भारत के 57 अरबपतियों के पास 14,72,000 करोड़ रुपए की दौलत है और इस लिस्ट में $19.3 बिलियन की दौलत के साथ मुकेश अंबानी टॉप पर है। और फोन पे को लेकर ICICI बैंक और फ्लिपकार्ट आई आमने सामने। क्या है पूरी खबर, देखिए इस ब्रेक के बाद। आज समाजवादी पार्टी के दंगल को चुनाव आयोग ने खत्म कर दिया। पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जारी सस्पेंस भी खत्म करते हुए चुनाव आयोग ने अखिलेश की दावेदारी पर मोहर लगा दी। अब यूपी में समाजवादी पार्टी और इसका चुनाव चिन्ह साइकिल दोनों अखिलेश यादव के पास रहेगा। चुनाव आयोग ने मुलायम का दावा खारिज कर दिया है। फैसले के बाद रामगोपाल यादव ने कहा कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन के पक्ष में है। ICICI बैंक ने फ्लिपकार्ट को झटका दिया है। बैंक ने फ्लिपकार्ट के ई-वॉलेट फोन पे को ब्लॉक कर दिया है। सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के चलते ICICI बैंक ने कदम उठाया है। बैंक ने शुक्रवार से ही फोन पे से लेन देन पर रोक लगाना शुरू कर दिया था।
फ्लिपकार्ट ने आईसीआईसीआई बैंक के कड़े शब्दों में निंदा की है। कंपनी का कहना है कि बैंक ने बिना किसी नोटिस के फोन पे को ब्लॉक किया। बाजार में शॉपिंग के लिए एक नया क्रेडिट कार्ड आ गया। ये कार्ड फ्यूचर ग्रुप के सेंट्रल स्टोर और एसबीआई ने मिलकर लॉन्च किया है। हमारे एक सेंट्रल का को-ब्रांडेड कार्ड है, वो एक हिसाब से अलग है। सेकेंडली सेंट्रल की शॉपिंग पे आपको बहुत रिवॉर्ड्स मिलते हैं और एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स भी हैं हमारे साथ शॉपिंग करने के लिए, वो नॉर्मल कार्ड में नहीं होते हैं। थर्डली एक लॉयल्टी बन जाती है कस्टमर की और हम लोग उनको और भी ऑफर्स देते रहते हैं। आई थिंक इसके फायदे बहुत होते हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बड़े रहिए CNBC आवाज के साथ ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।